हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई करेंसी प्रिंट करके सभी को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करती है। तो उससे बाद सभी लोग रिच बन जाएंगे और सभी की लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगी। तो क्या आरबीआई सभी का बुरा चाहती है? नहीं। तो इससे पहले हम आते हैं कि आरबीआई है क्या। आरबीआई का दो मेन फंक्शन यह है कि वो करेंसी प्रिंट करती है। दूसरा, जो देश में जितने भी बैंक हैं, वो पब्लिक हो या प्राइवेट, उनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसी को कंट्रोल करना। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ये इसको एस्टेब्लिश करने का रीजन क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बैंकिंग सिस्टम की जो हिस्ट्री है उसके अंदर थोड़ा ले जाऊंगा। तो अंग्रेजों के टाइम 1935 से पहले हमारे देश में तीन मेन बैंक थे जो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते थे। वो है ईस्ट में बैंक ऑफ बंगाल, जो डिनोमिनेशन के हिसाब से और करेंसी के हिसाब से गोल्ड मोहर को इशू करता था। दूसरा, वेस्ट में बैंक ऑफ मुंबई, जो प्रोमिसरी नोट को इशू करता था। और तीसरा, साउथ में बैंक ऑफ मद्रास, जो रुपीज को डिनोमिनेशन के हिसाब से वो इश्यू करता था। तो ऐसे सिस्टम में देश के अंदर 3 डिफरेंट करेंसी सप्लाई की वजह से करप्शन भी बढ़ने लगा था, क्योंकि उस टाइम पे बैंकों के अंदर ज़्यादा लिंकअप नहीं था। और जो प्रेजेंट में वेबसाइट बनाया गया है सिविल, जहाँ पे सभी लोनर का प्रॉपर डिटेल मैनेज किया जाता है, तो उस टाइम पे ये सब तो नहीं था। तो उसी टाइम पे एक बैंक था जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऐसे करप्शन की वजह से वो बैंकरप्ट होके बंद हो गया था। तो इसी वजह से उस अंग्रेजों ने 1934 में आरबीआई एक्ट निकाला और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया था। और उसको बाद में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। जो और आरबीआई जो दिल्ली में है, यहाँ पे आरबीआई का कुछ डिपार्टमेंट काम करती है, जैसे कि बैंकिंग सुपरविजन हो गया डिपार्टमेंट, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, और भी कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे काम करते हैं। तो जो देश की बैंक नोट है वो प्रिंटिंग होता है मुंबई में, तो इसी वजह से मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है। और जो 1934 में जो आरबीआई एक्ट है उसके तहत आरबीआई को कुछ पावर डिफाइन किए गए हैं, जिसमें जैसे कि आरबीआई करेंसी प्रिंट कर सकती है। जो शेड्यूल बैंक है वहाँ का मतलब उनका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा वो ये डिसाइड करेगी। और जो लीगल टेंडर के हिसाब से किन किन चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा ये भी आरबीआई डिसाइड करेगी। तो अभी आते हैं हम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आरबीआई करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दे और सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी। तो देश की जो जनता है वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उसको फ्री में पैसे आ रहे हैं। और जो देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लोग बाहर से फूड इंपोर्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। तो जो कंट्रीज फूड सप्लाई कर रहे हैं हमें, वो उसके बदले में वो भी तो कुछ हमसे लेंगे। तो अगर हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है तो वो लोग हमारी जमीन हड़प लेंगे। जैसे कि अभी चाइना ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बट वो लोग तो मतलब उन लोगों के पास कुछ टेक्नोलॉजी या फिर कुछ देने के लिए नहीं था चाइना को जो चाहिए। तो उसने वहाँ के पाकिस्तान से अक्सरी चीन एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। और श्रीलंका से जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो 99 साल के लिए उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी वजह से आरबीआई देश की जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट रेट
और बहुत सारी चीजों को देखते हुए वो मनी को स्ट्रांग और वीक करती है। जैसे कि अभी रेट चल रहा है, अगर हम यूएस डॉलर के साथ कंपेयर करें तो $1 इक्वल टू 74 रुपीज होती है अभी। तो जब अरबी मनी को वीक करती है तब इसकी $1 की वैल्यू अराउंड 150-160 रुपए तक चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनीज हैं उनको बाहर की चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव लगती हैं और इंपोर्ट डिक्रीज करता है। तो इसी वे में आरबीआई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है। और इस वीडियो में मैं जानबूझकर आपको इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे बताना था कि पेपर करेंसी जो है उसका कुछ भी वैल्यू होता नहीं है। वैल्यू होती है आपकी जो प्रोड्यूस मटेरियल की, तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और धन्यवाद आपको मेरे वीडियो देखने के लिए।